नमस्कार, आरके न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास में सोशल एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ में संतराचल मातृश्री जनकल्याण समिति सचिव और पुलिस नागरिक समन्वय समिति जिला समन्वयक मध्य प्रदेश गुरुदेव सेवा मंडल प्रसार समिति सोसर के अध्यक्ष ज्योत्सना पातुरकर जी हमारे बीच में उपस्थित है। उन्होंने जो कार्य किए उस कार्य की पूरे सोसर क्षेत्र में और छिंदवाड़ा जिले भर में प्रशंसा हो रही है। आज जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने जो कार्य किए हैं किस प्रकार में किए। सोशल एक्टिविटीज होके उन्होंने क्षेत्र में अपनी जो एक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से निभाई है। तो पात्रिकर मैडम हमारे बीच में उपस्थित है। पात्रिकर जी, मैडम जी, आरके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, क्या कैसा अनुभव होता है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब अपन जनता से जुड़ते हैं और जनता के जमीन से जुड़े जो सवाल है और कुछ समस्याएं हैं जब अपने पास में आती है? नमस्कार, मैं ज्योत्सना पातुरकर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आपने अभी जो सवाल किया है कि पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगी कि एक मराठी में वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने कहा है, जिस काम को लेकर हम चल रहे हैं, गाव हा देशाचा नकाशा, गाव हा विश्वाचा नकाशा, गावावरून ही देशाची परीक्षा। आज हम देख रहे हैं कि सभी लोग गांव छोड़ के शहर की ओर जा रहे हैं और शहर की ओर जब जा रहे हैं, लेकिन शहर के ओर जाते समय हम कोरोना में देख रहे हैं कि ऐसी विपदा आपदा आती है तो उसी समय उनको गांव में लौट के आना पड़ता है। तो उसी के ऊपर एक महाराज ने भजन लिखा है कि चल चल आपल्या गावाला, जाऊ नको रे, राहू नको रे शहराला, अन्न नाही तर मरशील उपाशी। और यह चीज़ हमें पिछले गत वर्ष ही देखना पड़ा कि जब ये सारी चीज़ें महामारी आई, उसी वक्त जो मजदूर लोग थे वो शहर छोड़ के गाँव की ओर आ गए। तो यह परिस्थिति क्यों आ रही है? तो हमें इस परिस्थिति को अगर पास से देखना है, करीब से देखना है, तो हमें जमीनी स्तर पर जाना पड़ेगा। और जमीनी स्तर पर जाते हैं तो हमें यही चीज मिलती है कि हम गांव की ओर जा रहे, शहर की ओर जा रहे। गांव हमारे आज भंगार हो गए हैं। गांव में ना कुछ % खेती होने के बाद भी पूरे लोग खेती नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि किसानों के फसलों को, उत्पादन को भाव नहीं मिल रहा है, उत्पादन क्षमता उनकी कम हो गई है। तो यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है कि आज औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ में हम देखते हैं कि विकास होना जरूरी है। हमारा देश विकासशीलता में चल रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ में जमीनी स्तर पर जो कार्य होना चाहिए वो रुके पड़े हैं। और रुके पड़े इससे मतलब कि आदिवासी क्षेत्र में हम जब भी जाते हैं तो वहाँ हमें एक चीज देखने को मिलती है, वो मतलब यह कि उनको ना तो शासन प्रशासन जो है वहां पर ना तो कोई आके देखता है, ना तो उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, ना तो उनको शैक्षणिक सुविधा मिल रही है। जब अन्न वस्त्र निवारा मराठी में बोलते हैं, ये तीनों चीजें, रोटी कपड़ा मकान, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं है। और ये मूलभूत आवश्यकताएं आज अगर हमें नहीं मिल रही है तो ये प्रश्न यहाँ पर निर्माण होता है कि यह क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्तर पे हमारे ओर से भी गलतियां हो रही है। शिक्षा में अगर हम देखते हैं तो आज भी जाके देखिए आप, ग्रामीण ट्रैवल एरिया में, मैं इस क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ, नगर निगम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रामीण की बात कर रही हूँ कि ग्रामीण में ट्रैवल एरिया में ऐसे है कि आज जहाँ पर कई शिक्षक तो जाके भी नहीं देखते हैं, ना तो वहाँ पे स्कूलें खोली जाती है, कई स्वास्थ्य सुविधा मतलब उनके यहाँ पे कोई डॉक्टर आके भी नहीं देखता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? तो इनके अधिकार जो है, इनके अधिकारों को जब तक ये समझेंगे नहीं, इनके पास अच्छा एक, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है कि पूरी दुनिया को हम जीत सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए गत 5 वर्षों में कुछ लोग आते हैं और ऐसे व्यक्ति आते हैं कि हमें कुछ पैसे देकर जाते हैं और हम वहां पे बिक जाते हैं, और उसकी वजह से जो उन्नति होना चाहिए, हमारे गांव की उन्नति होना चाहिए, हमारी उन्नति होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो इस बात को हमें समझना होगा। मतलब नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकार जो दिए हैं, उस संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करना चाहिए और उसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल।
कहने का मतलब ये तात्पर्य ये कि संविधान जो है उसमें बहुत सारी आजादियां है, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, मूलभूत सेवाओं से कुछ लोग जो है वंचित रहते हैं। मैडम ने जैसे बताया कि मूलभूत सेवा जैसे आज बहुत सारी सुविधा का जो लाभ है ग्रामीण अंचल में गांव के नागरिकों को, गांव की महिलाओं को जो है नहीं मिलता है, जिस कारणवश शासन की कहीं न कहीं व्यवस्था भी इसमें निसंदेह कहीं न कहीं जिम्मेदार रहती है। और मैडम के इस सोशल एक्टिविटी, सोशल कैंपेन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में मैडम का कितना योगदान रहा है और मैडम ने कौन सी एक्टिविटी की है, हम जानना चाहते हैं मैडम की जुबान। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण तो ठीक है, हमें चलाना चाहिए, लेकिन महिला पहले ही सशक्त है, उसको सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। फिर भी हम सशक्तिकरण की ओर जाते हैं। तो महिला सशक्त मतलब कैसी? सशक्त मतलब ये नहीं कि उसने किसी शिविर को अटेंड कर लिया, किसी कार्यक्रम को अटेंड कर लिया। सशक्त मतलब वो एक अपने परिवार को भी अच्छे से चला सकती है, मतलब घर से लेके तो अपने व्यवसाय से लेके तो अपने कार्यालय से लेके सारे काम, मतलब वो अपने अधिकार अच्छे से जानती है तो भी वो सशक्त हो जाती है। मतलब ये जो गुण दिया है सशक्तता का, ये उसको परमेश्वर ने, ईश्वर ने पहले ही दे चुका है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना चाहिए वो हम नहीं जानते पूरी तरह से। इसीलिए जो सशक्तिकरण के कार्यक्रम अलग अलग महिलाएं जो चला रही है, चलाना चाहिए, जरूरी भी है, लेकिन महिलाओं ने भी ये सोचना चाहिए कि हम सशक्त है और सशक्त है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर सशक्त नहीं होती है तो महिला किसी क्षेत्र में आगे जाती ही नहीं। जी बिल्कुल, इनका कहने का तात्पर्य है कि विश्वास जो है वो एक मूलभूत चीज है, जिसमें विश्वास जिसमें है तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। प्रमुख रूप से ग्रामीण अंचल की जो समस्या है उनसे रूबरू होते हुए मैडम ने कहा है कि महिलाओं की जो सुरक्षा और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण इम्पोर्टेंट है। अभी पुलिस नागरिक समन्वय समिति के माध्यम से मैडम ने बहुत सारे कार्य किए हैं। क्या कुछ कार्य करते हुए क्या कुछ बाधाएं आई हुई है, क्या कुछ समस्याएं मैडम को आई है, ग्रामीण अंचल में लोगों की क्या समस्याएं है, शासन प्रशासन क्या उस पर ध्यान देता है, क्या सच में महिला सशक्तिकरण के ऊपर शासन की जो योजना है कि ग्रामीण अंचल में जाके रुकती है या फिर शासन की योजना सीमित रहती है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। आपने जो सवाल पूछा है वाकई बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि यह जब हमने कार्य हाथ में लिया है तो यह करते समय वाकई जो भी कोई कार्य लिया जाता है तो इतना सरल नहीं होता है। कहने का मतलब है उसमें बाधाएं आती है, लेकिन उस बाधाओं के ऊपर ही उस बाधाओं का निराकरण, मतलब उसको जनता की समस्याओं का निराकरण ही करना। अब इसका मतलब क्या है कि जनता के लिए जनता को कार्य करना है। हम जो कार्य कर रहे हैं इस डेमोक्रेसी में, जो कार्य हो रहा है हम किसी एक व्यक्ति को चुन के देते हैं और उसको चुन के देने के बाद उनके माध्यम से सारे काम होते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेटर कमेटी, पुलिस मतलब हम जानते हैं कि पुलिस क्या है और पब्लिक मतलब जनता होती है। पब्लिक और शासन प्रशासन के बीच में समन्वय साधना। गांव जो है, इस गांव में जब हम गांव में जाते हैं, गांव हो या हमारा घर हो, जब गांव की बातें, घर की बातें जैसे हम देख लेते हैं कि जैसे हम घर में रहते हैं तो घर में कोई भी झगड़ा होता है, कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? मुखिया के पास। पहले कहाँ जाते थे? मुखिया के पास। लेकिन अभी हमारे पास कुछ सेवाएं उपलब्ध हुई है प्रशासनिक तो हम पुलिस में जाते हैं, बराबर है। लेकिन वही चीज हमने बीते कई वर्षों से देखी है, पहले देखी है तो गांव के मुखिया के पास जाते थे और यह मुखिया के पास जाने के बाद गांव का मामला गांव में ही सुलझ जाता था, जो भी होता था गांव में सुलझ जाता था। लेकिन आज यह चीजें जो बाहर जा रही है उसके माध्यम से एक दूसरों के बारे में जो घृणा निर्माण हो रही है वो नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे गांव की समस्या हो, हमारे गांव की कोई भी चीजों के बारे में किसी को कुछ समस्या आती है तो यहाँ की सारी जो भी यहाँ जितनी भी समस्याएं निर्माण हो रही है उसका एक समन्वय साधना। दूसरी बात, जिस ग्राम सभा को हम देखते हैं, गांव में जो ग्राम सभा लगती है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, यह ग्राम सभा जो लोगों के मन में बिठा लाया कि यह ग्राम सभा है। आपको बताना चाहती हूँ कि आम सभा है, ये आम सभा है क्योंकि यहाँ कोई भी फोरम पूरे नहीं किए जाते हैं। केवल प्रत्येक ग्राम सभा का महत्व, मूल क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? ग्राम सभा का मूल उद्देश्य है कि ग्रामीणों के द्वारा ली गई ग्राम सभा, जिसमें गांव का एक प्रतिष्ठित नागरिक उस ग्राम सभा का अध्यक्ष हो, साथ में ही गांव के
लिए कार्य करने वाले जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, वन से संबंधित हो, ये जितने भी आंगनबाड़ी से संबंधित हो, ये जितने भी कर्मचारी हैं उस ग्राम सभा की बैठक में आना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व, मीटिंग का प्रतिनिधित्व करने वाले, फोरम लिखने वाले जो सचिव होते हैं वो हमारे प्रशासनिक ही ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं। तो ये जब ग्राम सभा ली जाती है और उसमें विशेषकर गांव में समस्त ग्रामीणों को बुलाया जाता है, लेकिन मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि ग्राम सभा के दिन जो मुद्दे होते हैं कि हमारे लिए अलग स्कीम आई क्या, इस स्कीम में हमें क्या फायदा मिला, उस स्कीम में हमें क्या फायदा मिला, इसी चीजों की वजह से हम आज पीछे हैं। हम स्कीमों का फायदा देखने के बजाय हमें हमारे गांव का विकास देखना चाहिए। अगर हम हमारे गांव के विकास की ओर जाएंगे तो स्कीमें तो हमें मिलना ही है। जब एक कर्मचारी बराबर टाइम पे काम नहीं करता, टाइम पे आता नहीं है, एक डॉक्टर अगर टाइम पे अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि वो तो हमारे गांव के लिए बने हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो होता है या कोई भी शासन पे बैठा है वो हमारी जनता के सेवक है, ना कि वो जनता के मालक है। मतलब हम जनता मतलब मालक और हमारे लिए जो चुने गए प्रतिनिधि है, अधिकारी है, वो हमारे सेवक है। इस सारे विषय को लेके पुलिस समन्वय समिति काम कर रही है। गांव में ग्राम सभा, वार्ड में वार्ड सभा, ये सारे प्रस्ताव को एकत्रित करके गांव में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा फंड आया तो किस तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गांव का विकास कम पूंजी में हो और शासन का भी पैसा उसमें बचे। ऐसी बहुत सारी है। कोई भी महामारी आती है, जैसे पिछले महामारी में हमने काम किया लेकिन हमने पुलिस नागरिक समन्वय समिति का तथा भी नाम नहीं बताया। नागपुर में बहुत सारा काम हुआ है, उसमें आवश्यक नहीं है कि कुछ देना ही मतलब समाज सेवा है। समाज के लिए कुछ करना मतलब कुछ देना समाज सेवा नहीं है। समाज में निचले तबके के व्यक्तियों को ऊपर उठाना, अपने पर स्वावलंबन करना, ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ी सेवा होती है। और इस सेवा को ही देखते हुए पुलिस नागरिक समन्वय समिति पूरे भारत में और खासकर महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और इसमें कार्य करने वाले सभी के साथ, सभी को साथ लेकर चलने वाले जो प्रवीण जी राउत है, जो पुलिस नागरिक समन्वय समिति के एक प्रमुख कोऑर्डिनेटर है, तो इन्होंने जो कार्य इतने सालों से हाथ में लिया है, तो आज ऐसा लग रहा है 2 सालों से कि इनके कार्य को कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। कुछ उनके बनाए गए नियम अभी सामने आ रहे हैं। तो गरीबों को विशेष मदद करना और गरीबों को ऊपर उठाना, गरीबों को एक बार भोजन देने से वो वहां पे नहीं रुक जाएगा। ये होने से गरीबी नहीं रुकेंगी, ये गरीबी और बढ़ना है। उसको हमें स्वावलंबन, उसको स्वयंभू बनाना है। तो स्वयंभू बनाने के लिए उसको हम उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जानना पड़ेगा, उसको शिक्षा की ओर लेके जाना पड़ेगा। जब ये हम करेंगे तभी हमारा भारत एक स्वावलंबन की ओर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने जो बताया कि स्वावलंबन बहुत जरूरी है। डॉक्टर बी आर आंबेडकर की अगर बात करते तो उन्होंने भी बोला था, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। सो इस बात को अपन गौर से अगर देखते तो इन्होंने बोला कि सेवा ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। निचले तबके के लोगों को एक बार खाना देके हम मदद तो तत्काल रूप से कर सकते हैं, परंतु उनके आजीवन मदद करने के लिए शासन ने कुछ न कुछ यहाँ पे जो है कदम उठाने चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में ज्योत्सना पाथरीकर मैडम।